स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो 2025 के फाइनेंशियल नंबर्स स्टैंड करते हैं 60,000 करोड़ पे। इंटरेस्टिंग है ना कि 60,000 करोड़ के हमारे मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से हम पैसा यहाँ पर कमा रहे हैं। बट इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है कि 60,000 करोड़ में जो मेजर कंट्रीब्यूशन करने वाली एक आइटम है, जो कमोडिटी है, एट इज द श्रिम्प्स। कोई ट्यूना नहीं, कोई एक्सोटिक फिश नहीं, श्रिम्प्स के माध्यम से, जो कि हमारे कोस्टल रीजन्स में इजीली वहां पर पाए जाते हैं और उनकी फार्मिंग वहां पर की जाती है। बट नाउ द पॉइंट इज कि जब इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, इतनी बड़ी वाटर बॉडी यहाँ पर अवेलेबल है, डिस्पाइट दैट फिर भी हम उस प्रकार का एफर्ट नहीं रख पा रहे। फिर भी उस प्रकार की जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए इस मरीन सेक्टर की, इस ब्लू इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी में, वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही। अब इसी अंडर टैप्ड पोटेंशियल को या अनटैप्ड पोटेंशियल को यहां पर हाईलाइट किया गया है नीति आयोग द्वारा, और वो कह रहे हैं कि 3 फेजेस में इस डीप सी और ऑफशोर फिशिंग पोटेंशियल को हार्नेस करने की जरूरत है, अगर इंडिया चाहता है उस प्रकार का विकसित भारत का टारगेट पूरा करना। बिकॉज विकसित भारत में ये नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से हम विकसित भारत बनेंगे या सिर्फ सर्विसेज से विकसित भारत बनेंगे। विकसित भारत का आइडिया ही यही है कि सभी सेक्टर्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहे और मेजर ग्रोथ को पुश दिया जा सके। तो वही आइडिया रखते हुए इन्होंने कहा कि 3 फेजेस में हमें इस डीप सी और ऑफशोर फिशिंग पोटेंशियल को हार्नेस करना पड़ेगा, इसके पोटेंशियल को टैप करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं उसी के थ्रू जितनी बड़ी हमारी कोस्टल लाइन है, जिसका भी रिसेंटली साइज भी इंक्रीज हुआ है, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो साइज किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। बट द पॉइंट इज, इस कोस्टल लाइन के अलावा जितनी भी फिशिंग कम्युनिटीज हैं, उनके लिए भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़े, इनकम बढ़े, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर इंप्रूव हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर इंप्रूव हो, ह्यूमन डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिले। दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल फैक्टर, राइट। तो क्या यहाँ पर पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं नीति आयोग द्वारा, एंड क्यों अभी तक हम इस डीप सी या फिर ऑफशोर फिशिंग पोटेंशियल को हार्नेस नहीं कर पाए हैं, टैप नहीं कर पाए हैं, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली ब्लू इकोनॉमी की बात करें, इंडिया की ब्लू इकोनॉमी की बात की जाए तो 4% तक की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जीडीपी में रखते हैं। एंड सरकार का भी मेजर फोकस यहाँ पर रहा है इस ब्लू इकोनॉमी को और पुश प्रोवाइड करने में। एंड रिसेंटली जो सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई, उसका भी आइडिया यही था कि फिशरी सेक्टर में क्लस्टर डेवलपमेंट के थ्रू डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कल्टीवेशन की जा सके, मरीन प्रोडक्ट्स की कल्टीवेशन की जा सके, ताकि उस प्रकार का सपोर्ट जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो वो सेक्टर्स भी वहां पर ग्रो करेंगे और वहां की जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं उनका भी यहाँ पर उद्धार रहेगा। तो सरकार ने अपने 2030 के कुछ कुछ टारगेट्स यहाँ पर सेट करके रखे ही हैं। बट जो इंडिया की ब्लू इकोनॉमी है, इसका सिग्निफिकेंस अगर हमें और बेहतर तरीके से समझना है या क्या अनटैप्ड पोटेंशियल उसे जानना है, तो हमें ग्लोबल ब्लू इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल ब्लू इकोनॉमी का अगर आप साइज देखोगे तो क्लोज टू इंडियन इकोनॉमी के साइज के बराबर है, 3 से 6 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर, राइट। वहीं अगर फिशरीज और एक्वाकल्चर की अगर हम इसमें से बात करें तो भैया वो $100 बिलियन पर ईयर का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करता है। 260 मिलियन जॉब्स यहाँ पर क्रिएट की जाती हैं ग्लोबल फिशरीज और एक्वाकल्चर के थ्रू। एंड होगा भी ना भैया, अर्थ के मास का 70%, जो एरिया है उसका 70% वाटर ही है। उसी वाटर को यहाँ पर सभी लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके पोटेंशियल को टैप कर रहे हैं। तो वही पॉइंट है कि सिमिलर तरीके से जब बाकी देश यहाँ पर एक काम कर पा रहे हैं, सो व्हाई नॉट इंडिया। इंडिया को भी वो करना चाहिए और उसी प्रकार से अपनी इकोनॉमी में भी इस ब्लू इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन है उसे यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। मतलब ब्लू इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इस चीज से रिलेटेड नहीं कि जहां पर हम फिशरीज या एक्वाकल्चर की बात करते हैं। ब्लू इकोनॉमी से हम मेरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, रिसोर्सेज की, अनटैप्ड रिसोर्सेज जो आपके वहाँ पर पाए जा सकते हैं डीप सी एरियाज में, उनकी यहाँ पर बात रखी जाती है। तो ये बहुत हॉलिस्टिक कंपोनेंट है और इसको हम बाद में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि इस केस में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हो सकती हैं, राइट। बट लेट अस टॉक अबाउट इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। तो यहाँ पर आपको दो रीजन्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही पतली सी स्ट्रिप देखने को मिल रही होगी और एक आपको ब्रॉड स्ट्रिप्स यहाँ पर पाई जा रही होंगी। नाउ दिस पतली स्ट्रिप इज बेसिकली टेरिटोरियल वाटर्स एंड ब्रॉड स्ट्रिप है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऐसे जोन्स हैं जहां पर इंडिया के पास इकोनॉमिक राइट्स हैं कि वहां पर वो अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और एक्सप्लॉइट से मतलब कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है, एक्सप्लॉइट से मतलब कि उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, उन्हें टैप कर सकते हैं, उन्हें अपनी इकोनॉमी का हिस्सा बना सकते हैं। दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो मात्रा रहती है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक की यहाँ पर रहती है फ्रॉम द शोर लाइन। एंड उसी का आइडिया यहाँ पर रखा जाता है कि हमें इस चीज के ऊपर काम करना है।
बट आपको भी हैरानी होगी जब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगा कि मोस्टली जितने भी हमारे देश में फिशिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफ़ॉर्म की जाती हैं, ये आपको टेरिटोरियल वाटर्स तक या बहुत ही थोड़ा-सा दूर टेरिटोरियल वाटर्स के इन्हीं रीजन्स में यहाँ पर पाई जाती हैं। टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल तक रहता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन 200 नॉटिकल माइल तक रहता है, राइट? एंड दिस इज़ द रीजन जो डीप सी का रेल्म हम यहाँ पर कहते हैं, जो कि 200 मीटर नीचे है। ये डीप सी के रेल्म को ही यहाँ पर टैप करने की बात की जा रही है और जो ऑफशोर रेल्म है, इसे टैप करने की यहाँ पर बात की जा रही है। बट द कंसर्न इज अभी तक ये टैप क्यों नहीं हुआ? और अभी तक आपके मन में सवाल आ भी रहा होगा कि हमने इस चीज को टैप अभी तक क्यों नहीं किया है? उसको भी अभी हम जानेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये थोड़ी टेक्निकलिटीज को समझना जरूरी है। दिस इज योर टेरिटोरियल वाटर्स एंड दिस इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक, राइट? एंड उसके अलावा जो हमारी एक फैक्ट शीट रहती है जिसमें रिसेंटली लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन यहाँ पर इंक्रीज हुई है, और आपके लिए सवाल भी यहाँ पर छोड़ा गया है कि आपको बताना है कि क्यों ये इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है, राइट? अपार्ट फ्रॉम द टोटल लैंड एरिया कितना है, किस प्रकार का जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ पर पाई जाती है, राइट? तो बेसिक्स ऑफ फैक्ट्स हैं, प्लीज अपने नोट्स में से जरूर कंपाइल कर लीजिएगा। स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में बहुत बार देखा गया किस प्रकार के सवाल पूछ ले जाते हैं। नो द पॉइंट इज कि अब ये फोकस आया क्यों? फिर हम जानते हैं कि अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। फोकस आया क्यों कि भैया ये ऑफशोर और जो डीप सी वाला रेल्म है, इसके ऊपर यहाँ पर काम करना है। बिकॉज इफ यू लुक एट द एक्सपोर्ट नंबर्स ऑफ आर मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन में तो हमें चलो थोड़ा बहुत इंक्रीज यहाँ पर हम देखते ही हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट नंबर्स कोई बहुत फिनोमिनल इंक्रीज नहीं है। 2021-22 के हिसाब से 57,000 करोड़, 22-23 में थोड़ा हाई हो गया, 63 पहुंच गया, 23-24 में 61 आ गया, 24-25 में 62,000 करोड़ आ गया। तो कोई बहुत मेजर इंक्रीज यहाँ पर नहीं है, जिसके चलते हम ये कहें कि नहीं यार, कोई मेजर फॉरेक्स अर्निंग्स हम यहाँ पर जनरेट कर पा रहे हैं, राइट? तो यही चीज कहेगी कि यार हमें तो इस एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। इतना अनटैप्ड पोटेंशियल जब आपके पास अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी फॉरेक्स अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? बट द पॉइंट इज द टाइमिंग ऑफ इट। टाइमिंग क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर इस एक्सपोर्ट के नंबर को यहाँ पर देखा जाए, उसमें सबसे ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएस में करते हैं 34%, और जिनके साथ ऑलरेडी हमारे वो ट्रेड टेंशन चल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ पर बाकी मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वहां पर अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और वहां पर अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो अपना जो प्रोडक्ट, अपना जो कैटलॉग है, उसका जो पोर्टफोलियो है, उसे भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अकेले श्रिम्प से बात नहीं बनेगी। आपको ट्यूना चाहिए, एक्सोटिक फिशेस की स्पीसीज चाहिए, जिनको आप एक्सपोर्ट करेंगे तभी जाके आपका मार्केट प्रेजेंस बाकी एरियाज में क्रिएट हो पाएगा, राइट? तो अभी तो यूएस के भरोसे हम यहाँ पर चल रहे थे, हमारा एक्सपोर्ट सेगमेंट यहाँ पर चल रहा था। चाइना 19% तक का कंट्रीब्यूशन है, जापान 5.4% तक का कंट्रीब्यूशन है। तो द पॉइंट इज हमें इसे बाकी रीजन्स तक लेके जाना है अगर हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स यहाँ पर हिट होते हैं। तो उसी टारगेट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने इस डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम कीजिए कि फिशरीज में सिर्फ श्रिम्प के थ्रू नहीं, बाकी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर हाईलाइट किए जा सकें। और उसी के लिए यहाँ पर नीति आयोग कहता है कि 7.16 मिलियन टन्स ऑफ फिशरीज रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के डीप सी एरियाज में, जिसे इंडिया डेफिनेटली अगर टैप करे तो उसे मेजर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को मेजर बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ओवरऑल जो हमारे टारगेट्स हैं विकसित भारत के भी, उनके लिए भी एक बहुत फिनोमिनल स्टेप यहाँ पर रहेगा। ये चीज यहाँ पर नीति आयोग ने हाईलाइट करी है, और नीति आयोग का आइडिया यही है कि इन 3 फेजेस में इसकी इंप्लीमेंटेशन हो, ताकि अगेन सिर्फ और सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं उनके लिए भी वहां पर उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट रहे, ताकि वो भी डिफरेंट फिश स्पीसीज के थ्रू अपने एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पर बढ़ाएं, अर्निंग्स यहाँ पर बढ़ाएं, एंड ओवरऑल उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ पर इंप्रूव हो सके। बिफोर जंपिंग टू द पॉइंट की चैलेंजेस क्या अभी तक हमने फेस किए, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड ना कि अभी तक ये चीज क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण है जिसकी वजह से अभी तक हम इन चीजों के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं जब बाकी देश वहां पर उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। सो बिफोर गोइंग टू दैट, एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए यहाँ पर रखा गया है, जिसका सवाल ऑलरेडी स्लाइड में हमने एक बार डिस्कस तो नहीं किया, बट आपको झलक जरूर आ गई होगी। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स? किस स्टेट की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर सबसे ज्यादा है? चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और इकोनॉमी सब्जेक्ट, अगर आपको बहुत टेक्निकल लगता है, आप दिक्कतें फेस करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस कम्युनिटी का हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए सब्जेक्ट को और बेहतर करना। आप मॉक टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, मॉक क्वेश्चंस में आंसर राइटिंग का भी हम फ्रेमवर्क यहाँ पर लाने वाले हैं, जिसके तहत आप अपने आंसर्स भी यहाँ पर सबमिट कर पाएंगे। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। आप प्लीज मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं।
स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है? तो 2027 को जो टारगेट करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है। स्वीट स्पॉट से मेरा मतलब क्या है कि जहाँ पर आपके पास सफिशिएंट टाइम है पूरी प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप मैनर में करने का, बिना किसी हैपेसेड तरीके से। आप ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, आंसर राइटिंग इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इज़िली कवर कर सकते हो। और वही आइडिया हमारे द्वारा हमारे लॉन्ग टर्म बैच में भी रखा गया है, जो कि नया बैच यहाँ पर अनाउंस हो रहा है 25 अक्टूबर से मॉर्निंग बैच है। जो कि हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे हमारे सभी कोर्सेज यहाँ पर रहते हैं। वन ऑफ द पॉइंटर्स पी2आई बैच करता क्या है? पी2आई बैच आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की, उसे यहाँ पर कवर करता है स्टेप बाय स्टेप मैनर में, उसे और बेहतर करने की कोशिश करता है। कैसे? लाइव क्लासेस थ्रू आपकी कंटेंट कवरेज रहेगी, आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन वहाँ पर आपको मिल रहा है, मॉक टेस्ट वहाँ पर आपके कंडक्ट किए जाएंगे वीकली भी, मंथली भी और डेली क्विज़ेस के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटरशिप सपोर्ट आपको कंप्लीटली यहाँ पर दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको कंप्लीटली दिया जा रहा है, नोट्स का एक्सेस आपको कंप्लीटली दिया जा रहा है। दैट इज द पॉइंट कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है एस्पिरेंट की, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए, क्योंकि इसी कोर्स में पीआरपी का इनिशिएटिव भी अवेलेबल है, जिसमें एग्जाम से 90 से 100 दिन पहले जो टॉप 10% परफॉर्मर्स रहेंगे इस बैच के, उनके लिए एक ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आप ऑफलाइन में दिल्ली आके हमारे साथ तैयारी कीजिए। नथिंग हैव टू बी पेड, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय स्टडी आईक्यू इटसेल्फ, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, और आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक टू यू। दैट इज द आइडिया, जिसके चलते हम यहाँ पर इंसेंटिवाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, राइट? तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए कोर्सेज को। ARG लाइफ का कोड यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगेन इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, हैव एनी डाउट्स, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज है, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेजर पॉइंट कि भैया ये जो पर्टिकुलर पोटेंशियल की यहाँ पर हाईलाइट रखी जा रही है, अभी तक इसे टैप कर क्यों नहीं पाए? ऐसा क्या कंसर्न है जिसकी वजह से हम अभी भी इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहला कंसर्न तो यही है कि भैया कोई प्रॉपर लॉ नहीं है बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स। जो टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड वाला जो रीजन है, वहां पर कोई प्रॉपर लॉ नहीं है कि 12 नॉटिकल माइल तक तो आपके स्टेट लॉज यहाँ पर रेगुलेट करते हैं फिशिंग एक्टिविटीज को, बट बियॉन्ड दैट 12 से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कोई क्लियर लाइसेंसिंग मैकेनिज्म है ही नहीं। अब लाइसेंसिंग मैकेनिज्म नहीं रहेगा फिशिंग के लिए, तो क्या कोई भी प्राइवेट प्लेयर अपनी फिशिंग वेसल्स खरीद के उन रीजन्स में ऑपरेट करेगा? इतना मेजर पैसा इन्वेस्ट करेगा? जी नहीं, वो नहीं करना चाहते, बिकॉज जब क्लैरिटी नहीं रहेगी तो उस केस में अगर वो इन्वेस्ट कर भी दें, कल को उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या यील्ड निकलेगा, उसकी क्लैरिटी नहीं है, उसकी श्योरिटी नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप देखें कि जहां श्रीलंका के पास 1800 ऐसे डीप सी की फिशिंग एक्सपीडिशन करने वाले वेसल्स अवेलेबल हैं, इंडिया के पास मात्र 4 ऐसे वेसल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। और वहीं जो हमारे से बहुत एक छोटा देश है श्रीलंका, 1800 वेसल्स यहाँ पर लेके बैठा है, राइट? बाकी देश ईरान हो गए भैया, 1200 वेसल्स यहाँ पर लेके बैठा है। मल्टीपल देशों के पास तो और भी हैं, चाइना तो इस नंबर में बहुत आगे यहाँ पर निकल जाता है, राइट? क्योंकि वो मैकेनिज्म ही डेवलप नहीं हुआ था कैसे इसके ऊपर काम किया जाए, और उसी मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर बार बार मांग भी रखी जाती है कि क्लियर कट मैकेनिज्म यहाँ पर डेवलप किया जाए, राइट? एंड कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट प्लेयर की हेजिटेशन को भी समझना हो, तो सबसे बड़ा कंसर्न उसका यही है कि जो डीप सी की एक्सपेडिशन है, या जहां से आप फिशरीज सेक्टर के लिए एक नया रेवेन्यू सोर्स टैप करने की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट फाइनेंशियली वायबल ऑल्सो। पैसा लगेगा, क्योंकि ऐसे आपकी जो वेसल्स हैं, एक वेसल की कॉस्ट आपकी 3 से 6 करोड़ तक की यहाँ पर पहुंच जाती है। दैट इज द पॉइंट कि भैया उसके लिए इतना मेजर इन्वेस्टमेंट करना जहां पर लाइसेंसिंग मैकेनिज्म ही क्लियर नहीं है, कैसे हो पाएगा? एंड सिंस से आपके लंबे समय तक वहां पर सीज में रहेंगे, उस रीजन में रहेंगे, उनको उतना ही ऑपरेशनल कॉस्ट भी पड़ेगा, और उसी ऑपरेशनल कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर क्या है? फ्यूल का कॉस्ट। और वही फ्यूल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी एक मेजर डिपेंडेंसी यहाँ पर आ जाती है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंसिंग के चैलेंजेस, कि अगर वो चाहें भी कि चलो हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर लेते हैं, बट एक सपोर्ट यहाँ पर चाहिए होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का, तो सपोर्ट भी नहीं मिल पाता, बिकॉज बैंक्स भी इस प्रकार के बिजनेस मॉडल को रिस्की बिजनेस मॉडल यहाँ पर मानते हैं। अगेन द रीजन इज क्वाइट सिंपल कि उस प्रकार का कोई रेगुलेशन, क्लियर कट रेगुलेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वही पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि इस कंसर्न को यहाँ पर एड्रेस करना पड़ेगा, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, हम बार बार कहते हैं, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इसलिए लिंक कर रहा हूं बिकॉज दैट इज अ कॉमन कंसर्न विद द फिशरीज ऑल्सो, राइट?
बार-बार कहा जाता है कि आपके पास कोल्ड स्टोरेजेस अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेफ रख सकें। आपके पास उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉजिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, पोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, लैंडिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स की अच्छे से देख-रेख की जाए, उनकी सर्टिफिकेशन वहाँ पर की जा सके। एंड जब कोई सब्सिडी सपोर्ट नहीं रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहेगा, तो फिशिंग कम्युनिटीज़ भी अपना मेजर पैसा इस पे खर्च नहीं कर पाएँगे। एंड सबसे बड़ा कंसर्न कहीं न कहीं आप लोगों के साथ भी आप इसको रिलेट कर पाओगे बीइंग एन एस्पिरेंट। आप जब भी तैयारी करने जाते हैं तो आपको चाहिए होता है कि यार मुझे पता रहे कि भैया किस प्रकार के पीवाईक्यूज आए, दैट इज अ डेटा सेट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ क्वेश्चंस अपीयर इन द एग्जाम। अब यहाँ पर फिशिंग कम्युनिटीज भी कहती हैं कि हमें भी तो उस प्रकार का डेटा सेट चाहिए ना, एक साइंटिफिक डेटा सेट अवेलेबल रहे कि भैया हाँ जी डीप सी में इतना पोटेंशियल अवेलेबल है, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम भी उसके ऊपर पैसा खर्च करें। तो वही अवेलेबल नहीं रहेगा तो कैसे पैसा खर्च करके वैसे फिशिंग एक्सपीडिशन या वैसे फिशिंग एक्टिविटीज वहां पर की जा सकती है। सो ये पर्टिकुलर कंसर्न टाइम एंड अगेन यहाँ पर रेज किया गया। बट बियॉन्ड दैट, अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझना रहे, जो कि हाईलाइट भी होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी, कि जो हमारा टारगेट था यहाँ पर कि भैया कि हम इतना टारगेट यहाँ पर अचीव करेंगे, लेकिन 37,000 करोड़ से हम उस टारगेट को मिस कर रहे हैं अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एंड रीजन इज क्वाइट सिंपल, कि अभी भी हमारे जो प्रीमियम मार्केट्स हैं, हम उनका एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर हासिल नहीं कर पाए हैं। रीजन कि कहीं ना कहीं हमारी सर्टिफिकेशन ढंग से नहीं है, ट्रेसिबिलिटी का कंसर्न है। ट्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भैया अगर आप यूरोपियन यूनियन में अपना मरीन प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो वहां पर वो पूछेंगे आपसे कि भैया ये कहाँ से पाया गया है, कौन सी वाटर बॉडी से आपने इसको लाया है। वो कंप्लीट ट्रेसिबिलिटी का एक चेन वहां पर मेंटेन करके रखेंगे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, तब जाके उसको वहां पर इंपोर्ट किया जाएगा। हमारे तो बहुत सारे कंसाइनमेंट्स ही इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि भैया या तो ट्रेसेबिलिटी का कंसर्न वहां पर पाया जाता है, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हम पूरी नहीं कर पाते, या फिर हमारे मरीन प्रोडक्ट्स में एंटीबायोटिक रेजिड्यू वहां पर पाया जाता है, अगेन विच इज अ वेरी हेल्थ कंसर्न ऑल्सो। सो दैट इज द पॉइंट कि आपको क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। क्वांटिटी आपके पास है, बट अब उसकी क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो क्वालिटी के ऊपर काम करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना नहीं हो पाएगा, और बाकी देशों ने भी उसी तरीके से यहां पर किया है। स्पेन का फिशरी सेक्टर एक बहुत ही मेजर केस स्टडी इसमें रहती है, जिन्होंने कहीं ना कहीं उस प्रकार का मेजर अपने फ्लीट्स को भी यहां पर मॉडर्नाइज किया। ठीक है, फंडिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर यूरोपियन यूनियन द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किए गए, लो इंटरेस्ट के लोन्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। एंड वो सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर फिश को कैच नहीं करते, उनका आइडिया क्या है, प्रोसेस करना, उसको कैन करना है, ब्रांड करना है, एंड फिर एक्सपोर्ट करना है स्पेनिश ट्यूना के नाम से मल्टीपल देशों में, और उसी के माध्यम से 1 लाख करोड़ तक का भैया वो अपने सी फूड एक्सपोर्ट से पैसा भी जनरेट कर पाते हैं। तो वही लर्निंग यहाँ पर इंडिया को भी लेनी चाहिए, और ये सिमिलर चीज बाकी देशों से भी हमारे लिए अवेलेबल है। चाइना, जापान, यूएस, श्रीलंका, इन सभी देशों के द्वारा यहाँ पर फोकस रखा गया है अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के ऊपर। जैसे अगर मैं चाइना के केस में बात करूँ तो भैया लार्जेस्ट ग्लोबल डिस्टेंस वाटर फिशिंग फ्लीट है, मल्टीपल देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके पूछ के वहां पर वो अपनी फिशिंग एक्सपीडिशन करते हैं। पाकिस्तान इज द प्राइम एग्जाम्पल, एंड उनके ट्रॉलर्स वहां पर पाए जाते हैं, राइट। जापान साइंस बेस्ड कोटाज यहाँ पर साइन करता है कि भैया इतना ही एक्सप्लॉइट करना है, इतना ही एक्सट्रैक्ट करना है, साइंटिफिक डेटा के बेसिस पर यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। यूएस के बारे में बात करें तो कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर उन्होंने डेवलप किया है, साइंस बेस्ड यहाँ पर अपना डेटा को यूज करते फिर वहां पर आपके फिशरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। एंड श्रीलंका ने तो अपने इस प्रकार के वेसल्स के ऊपर मेजर पैसा खर्च किया है, ताकि अगेन इन सभी फार्मर्स के लिए डीप सी का जो रेल्म है, वहां से जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको टैप करने में हेल्प किया जा सके। सो द पॉइंट इज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, द गवर्नमेंट सपोर्ट, इट इज वेरी क्रूशियल। गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा तो भैया ये जितने भी फिशरी सेक्टर से जुड़े वाले लोग हैं, ये उस प्रकार का काम नहीं कर पाएंगे। और इसी चीज को हाईलाइट करते हुए नीति आयोग द्वारा ये रिकमेंडेशंस यहां पर रखी गई। उन्हीं रिकमेंडेशंस का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है उसी रिपोर्ट से। साइंस बेस्ड मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि पहले तो भैया डेटा कलेक्शन करो, तभी जाके आप एड्रेस कर पाओ कितना आपको आगे जाके इस पोटेंशियल को टैप करना है, पता होना चाहिए ना तो पोटेंशियल कितना है, तो उसके लिए डेटा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो साइंस बेस्ड मैनेजमेंट होना चाहिए। हाइपोथेटिकल तरीके से भैया आपको सिर्फ फिशिंग करने नहीं जाना है, आपको वहां पर पता होना चाहिए आप किस चीज की फिशिंग करने जा रहे हो, किस प्रकार की एक्टिविटीज होने वाली हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बहुत क्रूशियल है, स्टेट, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस क्रूशियल, कि जहां पर स्टेट और सेंटर के बीच में कोलैबोरेशन रहे, और उसके थ्रू जितने भी बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन यहां पर बढ़ाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत क्रूशियल है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, व्हेन इट कम्स टू मॉडर्नाइजिंग आवर फ्लीट्स, एंड
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, खासकर जितने भी लोग जो कि अभी इस प्रकार की एक्सपेडिशन या उस प्रकार की डीप सी फिशिंग एक्टिविटीज नहीं की है, उनके लिए ट्रेनिंग सपोर्ट भी यहाँ पर देना जरूरी है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के आपके जो रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेट किया जाए, उनके सपोर्ट के थ्रू बेहतर से बेहतर फिशिंग एक्टिविटीज यहाँ पर प्लान की जाए, ताकि अगेन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिल सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बरकरार रहे। कि जस्ट बिकॉज एक नया रिसोर्स सामने आया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि भैया उसको एकदम से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दो। सस्टेनेबल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, ताकि पर्यावरण के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर ना पड़े। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 फेज का प्लान यहाँ पर ये कहते हैं नीति आयोग द्वारा रखा जाता है कि 2025 से लेकर 28 तक के लिए कह रहे हैं कि एक कंप्लीट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाया जाए कि 12 से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में किस तरीके से काम यहाँ पर किया जाएगा, राइट। वहीं फेज 2 के केस में कह रहे हैं कि भैया एडवांस डीप सी वेसल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएं, कोऑपरेटर्स के थ्रू यहाँ पर पैसा इन्फ्यूज किया जाए, कोऑपरेटर्स यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, फिशिंग कोऑपरेटर्स जो वहाँ पर रहते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा। एंड जब ये दोनों चीजें हो जाएं कि आपका फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आपने यहाँ पर काम कर लिया है, फिर आप अपनी सस्टेनेबिलिटी और लीडरशिप के ऊपर काम कीजिए। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना है, एंड इंडिया को जो हमेशा से हमारा टारगेट रहता है कि किसी भी सेक्टर में ग्लोबल हब बनाना है, तो वैसे ही डीप सी फिशिंग में इंडिया को यहाँ पर ग्लोबल हब बनाया जा सके। सो दैट इज द आइडिया कि पहले फाउंडेशन सेट किया जाए, ऐसे डीप सी लैंडिंग सेंटर्स यहाँ पर बनाए जाए, आपके जितने भी डेटा सेट्स हैं उनको यहाँ पर मैनेज किया जाए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट किया जाए, वो हो चुका है, फिर आप एक्सपेंशन पे और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम कीजिए, फिर उसको कंटिन्यू करने के ऊपर काम कीजिए। सो ये आइडिया नीति आयोग ने तो रखा है, अब देखते हैं किस तरीके से अगेन मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स कैसे इसको इंप्लीमेंट करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप रहता है इसके इंप्लीमेंटेशन में, वो बहुत क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कह रहा था कि ब्लू इकोनॉमी, इसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिशरीज एक्वाकल्चर तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर हम कहते हैं कि भैया आपका बायोटेक के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपके फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, कि वहां से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनकी यूटिलाइजेशन यहाँ पर भी की जा सकती है। सीवीड इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ इट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीबेड माइनिंग अगेन, कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सट्रैक्शन यहाँ पर की जाए सीबेड माइनिंग के थ्रू। रिन्यूएबल्स को एम्पावर करने के लिए, विंड और सोलर एनर्जी के लिए आप ऑफशोर के एरियाज को वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। जो ब्लू कार्बन पोटेंशियल है उसको यहाँ पर अनलॉक किया जा सकता है। मरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यहाँ पर है ही है। सो इट इज नॉट जस्ट कि आप सिर्फ मरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें, बट उसके अलावा जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं इस ब्लू इकोनॉमी से, उन सभी के ऊपर काम किया जाए। तो वही आइडिया यहाँ पर रखा जाता है और उसी के ऊपर इंडिया भी अपने आने वाले सालों में नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहेगा, ताकि वो जो विकसित भारत का टारगेट है उसे पूरा किया जा सके। बट आई होप आज के सेशन के थ्रू आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर वैल्यूडेशन जरूर हुआ हो कि किस तरीके से डीप सी को टैप करने की यहाँ पर बात रखी गई है, राइट। चलिए, तो प्लीज अपने नोट्स में सभी पॉइंट्स को कंपाइल कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।